जय हिंद आप सभी को। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभा और समिति के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था गणतंत्र के बारे में। तो आज हम देखते हैं सभा समिति। दो वर्ड हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो पहले हम इनको समझते हैं, फिर हम पीडीएफ से इनकी देखेंगे जानकारी, बाकी फैक्ट्स। पहले आप इनके कंसेप्ट को समझना, क्या था सभा और समिति। दो वर्ड हैं यहाँ पर, एक है सभा और एक है समिति। क्या था कि जो हमने वैदिक साहित्य पढ़ा था, वैदिक साहित्य में मैंने आपको बताया था चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक। जो हमने वैदिक साहित्य पढ़ा था, उस वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि जो वैदिक समय था, जो वैदिक काल था, वैदिक समय था, उस वैदिक समय में जो व्यवस्थापिका है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो प्रमुख है वो राजा होता था। जो इस वैदिक समय में जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका इस व्यवस्थापिका का जो प्रमुख है वह कौन होता था? राजा। और सरल भाषा में बोलूं कि यहाँ पर जो था वह राजतंत्र था, मतलब मोनार्की सिस्टम था। क्या था? मोनार्की सिस्टम। इतनी बात समझ में आ रही है कि वैदिक साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि जो वैदिक समय था, उस वैदिक समय में जो है व्यवस्थापिका का प्रमुख राजा होता था। राजा होता था, इसका मतलब है वहां पर राजतंत्र होता था। लेकिन एक बात है कि कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, केवल राजा बस प्रशासन को नहीं चला सकता। मतलब भगवान राम होंगे या कोई भी राजा होगा, हम इतिहास पढ़ेंगे, राजा को अपने नीचे भी लोगों की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर मैं एक बात देखूं, यहां पर यदि मैं राज्य को देखूं, वहां के जो राज्य थे या वहां का जो स्टेट थे, जो स्टेट छोटे थे, जो राज्य थे वो वर्तमान जैसे बड़े बड़े राज्य नहीं थे। जो राजा का जो क्षेत्र था वह राज्य कैसे थे? छोटे थे। वो जो राज्य होते थे उसमें कई सारे क्या होते थे? गांव। राज्य जो थे वो छोटे थे, राज्य में कई सारे क्या होते थे? गांव। और साथ में जो वहां की राजधानी होती थी, कैपिटल होती थी, कैपिटल का जो आकार है, राजधानी जो थी, कैपिटल जो थी, वह भी गांव के बराबर थी। राजधानी का आकार भी बहुत बड़ा नहीं था, राजधानी का आकार भी किसके बराबर था? गांव के बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो वैदिक वैदिक समय में राजतंत्र था, राज्य का आकार छोटा था। राज्य का आकार कैसा था? छोटा। और कई सारे गांव थे राज्य में, छोटे छोटे गांव थे, और जो उसकी राजधानी होती थी उसका आकार भी किसके बराबर होता था? गांव के बराबर। तो कुल मिला के जो राजा है, राजा के नीचे दो प्रकार की संस्थाएं हो गई। मतलब राजा के नीचे जो गांव के स्तर पर जो संस्थाएं काम करती थी, गांव के स्तर पर उन संस्थाओं को कहा जाता था सभा। गांव स्तर पर जो संस्थाएं काम करती थी उनको कहा जाता था सभा। और जो राजधानी स्तर पर, जो उनकी राजधानी होती थी, राजधानी पर या कैपिटल जो उनकी थी, वहां पर जो संस्था थी वह संस्था कौन सी थी? समिति। कौन सी संस्था थी? समिति। इसका मतलब है वैदिक समय में जो राज्य है, उस राज्य में कई सारे गांव हैं। उन गांवों का प्रबंधन चलाने के लिए, उन गांवों के प्रबंधन के लिए सभा होती थी। और जब कई सारे गांव मिल गए तो उन सभी गांवों का प्रबंधन चलाने के लिए जो केंद्रीय संस्था होती थी, केंद्रीय संस्था होती थी सभी गांवों का मैनेजमेंट करने के लिए। मान लो कई सारे गांव हैं, जो एक स्टेट है, इसमें कई सारे गांव हैं। इन गांवों का अलग अलग प्रबंधन चलाने के लिए क्या है? सभा है। और लेकिन इन सभी गांवों का एक साथ प्रबंधन चलाने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका होती थी। उस केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता था? समिति। बात समझ में आ रहा है? तो जो समिति है, आप समिति बताएं, केंद्रीय व्यवस्थापिका है कि नहीं? क्या है? केंद्रीय व्यवस्थापिका। केंद्रीय व्यवस्थापिका सेंट्रल लेवल पर है, केंद्रीय व्यवस्थापिका। और आप मुझे एक बात और बताएं, यहां पर यदि मैं कभी क्वेश्चन पूछा जाए सभा और समिति में से कौन बड़ा है, तो आप बताएं सभा और समिति में से क्यों? जब सभा के मेंबर मिल जाएंगे, अलग अलग गांवों में सभा है, जब सभा के मेंबर मिल जाएंगे समिति बनेगी। तो ज्यादा बड़ा आकार किसका होगा? सभा का कि समिति का? समिति का। तो याद रखना, इन दोनों में से एक तो केंद्रीय व्यवस्थापिका समिति है, और इन दोनों में से जो बड़ी संस्था है, जो बड़ी संस्था है, वह बड़ी संस्था क्या है? समिति। और मैंने आपसे बोला कि कई सारे गांव थे, उन गांवों का प्रबंधन चलाने के लिए, उन गांवों का प्रबंधन चलाने के लिए
सभा है, और जब सभा मिल गई तो क्या बनी? समिति। तो अथर्ववेद में इससे एक बात और निकलती है कि याद रखना, अथर्ववेद से जानकारी मिलती है कि पहले जो है, अथर्ववेद में पहले सभा की जानकारी मिलती है और सभा के बाद किसकी जानकारी मिलती है? समिति। यदि पूछा जाए ज्यादा पुरानी क्या है, तो ज्यादा पुरानी सभा है, सभा के बाद क्या है? समिति। और याद रखना, जो सभा है, इस सभा की जानकारी ऋग्वेद में, इस सभा का नाम जो ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में आया है 8 बार। ऋग्वेद में सभा का नाम कितनी बार आया? 8 बार। और याद रखना, जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में सभा का नाम आया है 17 बार। इस फैक्ट को आपको याद रखना, पूछा जाएगा। ऋग्वेद में जो सभा शब्द है वो कितनी बार मिला है? 8 बार। और अथर्ववेद में 17 टाइम्स। और जबकि समिति की बात करूं, जो समिति है, समिति यदि ऋग्वेद में देखूं तो ऋग्वेद में इसकी जो चर्चा है, ऋग्वेद में इसकी जो चर्चा है वो है 9 टाइम्स, 9 बार। और जबकि अथर्ववेद में जो चर्चा है वो है 13 बार। इतनी बात समझ में आ रही है सभा समिति के बारे में? अच्छा, सभा के बारे में हम और समझे क्या है सभा के बारे में, पहले कंसेप्ट आप समझना। सभा के बारे में हम और समझे तो याद रखना, सभा का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह शाब्दिक अर्थ होता है चमकना। सभा का शाब्दिक अर्थ होता है चमकना, इसका शाब्दिक अर्थ है चमकना। और चमकने से मतलब है इसके जो सदस्य होते थे, इसके जो मेंबर होते थे, सभा में जो मेंबर होते थे, वह समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति या वृद्धजन, वृद्धजन या उच्च वंश या कुल के लोग रहते थे। बात समझ में आ रही है? सभा में मेंबर कौन होंगे जो इंपॉर्टेंट है? तो सभा का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमकना। और चमकेंगे कौन? जो व्यक्ति कैसा होगा? प्रतिष्ठित। जो व्यक्ति क्या होगा? वृद्ध। जो व्यक्ति उच्च वंश का होगा या उच्च कुल का होगा। ऐसे लोग किसका मेंबर होते थे? सभा का। बात समझ में आ रही? किसके मेंबर होते थे? सभा के। अच्छा, महाभारत में एक कथन भी है, महाभारत में एक कथन है, वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध ना हो, वह सभा नहीं जिसमें क्या ना हो? वृद्ध ना हो। वह वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करें, वह वृद्ध नहीं जो किसकी बात ना करें? धर्म की। वह धर्म नहीं जो सत्य पर आधारित ना हो, और वह सत्य नहीं जिसमें झूठ का मिश्रण हो। वह सत्य नहीं जिसमें किसका मिश्रण हो? झूठ का। तो क्या कहा गया है? वह सभा नहीं जिसमें क्या ना हो? वृद्ध ना हो। मतलब सभा में जो मेंबर होते थे वह मेंबर आप बताएं कैसे लोग? वृद्धजन। कैसे लोग मेंबर होंगे? वृद्ध। बन जाएगा ना? तो इसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति, वृद्धजन, उच्च वंश के लोग मेंबर होते थे। जबकि समिति में जो मेंबर होते थे, इसके मेंबर की बात करें, इसके जो मेंबर होते थे समाज के सभी लोग। इसमें समाज के कौन होते थे? सभी लोग। समाज के सभी लोग किसमें मेंबर होते थे? समिति में। ये अंतर है। क्यों? इसमें मान लो गांव में सभा है तो गांव में केवल जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वृद्धजन है, वही इसके मेंबर होंगे। लेकिन जब अलग अलग गांवों से लोग समिति में जाएंगे तो समिति में सभी लोग क्या है? मेंबर है। यहां तक की बात समझ में आ गई? और आप मुझे एक बात बताएं, यदि समिति राजधानी में है, मैंने आपसे क्या बोला? सभी गांवों के प्रबंधन को चलाने के लिए समिति है, और समिति कहां पर है? राजधानी में। तो आप बताओ, राजा का डायरेक्ट संबंध सभा से होगा कि समिति से? समिति से। तो आपसे पूछा जाए राजा का संबंध किस संस्था से था, तो राजा का जो संबंध है आप बताएं किससे होगा? राजा का जो संबंध है वह राजा का संबंध होता था डायरेक्ट किससे? समिति से। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? बनेगा? अच्छा, जो सभा होती थी, सभा का जो अध्यक्ष होता था, सभा का अध्यक्ष, ठीक है ना, सभा का जो अध्यक्ष होता था उस अध्यक्ष को कहा जाता था सुजान। सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सुजान। ये आपको फैक्ट याद रखना है, सुजान। बनाएगा ना? अच्छा, इसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, सदस्य में एक बात और याद रखना, इसमें मेंबर सभ्य है। सभा जो है वो सभ्य से बना है, सभ्य। इसलिए याद रखना, इसमें जो पुरुष मेंबर होंगे, मेल मेंबर होंगे, उन्हें कहा जाता था सभे। क्या कहा जाता था? सभे। और जबकि यदि इसमें जो फीमेल मेंबर होंगी उनको कहा जाता सभावती, उनको कहा जाता था सभावती। क्यों? किससे आपको याद रखना है? सभ्य से। सभ्य से याद रखना। इसकी पुरुष मेंबर होंगे उनको क्या कहा जाएगा? सभे। और महिला मेंबर होंगी तो क्या कहा जाएगा? सभावती। क्या कहा जाएगा? सभावती। इतनी बात समझ में आ रही हो? जबकि याद रखना, जो समिति है इसका जो अध्यक्ष होता था, समिति का जो अध्यक्ष होता था, चेयरपर्सन होता था, उसे कहा जाता था ईशान। क्या कहा जाता था? ईशान। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, एक बात समझो,
वर्तमान में आपने देखा होगा जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तीन चीजों से मिलकर बनी है। आपको पता होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि जो राज्यसभा होती है, जो राज्यसभा होती है, उस राज्यसभा में प्रतिष्ठित व्यक्ति मेंबर होते हैं। उस राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कैसे व्यक्ति होते हैं? प्रतिष्ठित। आपने इस फैक्ट को भी पढ़ा होगा, इस फैक्ट को भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके क्या होते हैं? मेंबर। चार्जर गड़बड़ हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लो। एक सेकंड बस, अपन लोग पढ़ते हैं। अब पहले सुनते जाए आप लोग। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो सभा है, सभा के जो मेंबर होंगे, राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं वो कैसे व्यक्ति होते हैं? प्रतिष्ठित। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्रतिष्ठित व्यक्ति किस किस संस्था में? सभा में। तो आप बताओ, यदि मैं बोलूं कि वह राज्यसभा से तुलना किसकी की जाएगी, तो आप बताओ राज्यसभा से तुलना किसकी की जाएगी? सभा की। लेकिन आप मुझे बताएं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, लोकसभा में हम लोग सभी लोग वोट देते हैं कि नहीं? और हम लोग किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो वृद्ध हो चाहे यंग हो, किसी भी व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं कि नहीं? तो आप मुझे बताओ, लोकसभा की जो तुलना है वह किससे की जाएगी? बोले यार, लोकसभा की तुलना किससे की जाएगी वर्तमान में? समिति। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई सभा की तुलना की जाती है राज्यसभा से, जबकि समिति की जो तुलना है वह तुलना किससे की जाती है? लोकसभा से। यहां तक की बात है सभी समझ में आ गई। और याद रखना, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा समिति को भगवान ने बनाया है। सभा समिति को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है, इसलिए कहा गया है। और जो उत्तर वैदिक काल है, उस काल के एक देवता है प्रजापति। कौन है? प्रजापति। लेटर वैदिक जो समय है, उस समय के देवता कौन है? प्रजापति। तो याद रखना, सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की क्या कहा गया? दो पुत्रियां। दो पुत्रियां मतलब समझ में आ गया कि मतलब इन्हें बनाने वाला कोई आम इंसान नहीं है। कौन है? ईश्वर है। ऐसा ईश्वर द्वारा इन्हें निर्मित बनाया, बताया गया। किसमें? अथर्ववेद में। यहां तक की जानकारी सभी को क्लियर है? अच्छा, यहां पर समझना, इनके कार्य क्या होते थे, क्या कार्य करती थी सभा और समिति? ये सभा है और ये समिति है। सभा और समिति के कार्य क्या है? अच्छा, सभा समिति के हम कार्य की बात करें तो सभा जो है वो है कार्य करती थी न्यायिक। सभा का कार्य होता था न्यायपालिका का काम करती थी सभा। न्यायपालिका का, न्यायपालिका का कार्य करती थी। महाभारत में एक जानकारी है कि जो युधिष्ठिर हैं, उन्होंने दुर्योधन के साथ चौपर खेलते हुए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने आप तक को दांव पर लगा दिया। और जब वो द्रौपदी को दांव पर लगाने वाले थे तो यह मामला गया सभा में। अब जो न्यायिक मामला हो गया कि नहीं भाई? यह मामला कहां गया? सभा में। युधिष्ठिर ने जब सब कुछ दांव पर लगा दिया, द्रौपदी तक को दांव पर लगाने लगे, तो यह मामला कहां गया? सभा में। और जिस सभा में गया, उस सभा की जो अध्यक्षता है वह कर रहे थे धृतराष्ट्र। कौन कर रहे थे? धृतराष्ट्र। तो इसका मतलब है कि सभा में कौन से मामले हल किए जाते थे? न्यायिक। न्यायिक काम किए जाते थे, न्यायिक। समझ? न्यायपालिका का काम भी करती थी सभा, और साथ में व्यवस्थापिका का। साथ में किसका कार्य करती थी? व्यवस्थापिका का। जबकि समिति की यदि मैं कार्य की बात करूं, जिसके कार्य है, यदि मैं यहां पर समिति के कार्य की बात करूं कि समिति का कार्य क्या होता था, तो समिति का कार्य क्या होता था? समिति का कार्य था राजा का चुनाव। राजा का चुनाव, कई बार समितियां राजा का चुनाव करती थी, राजा का चुनाव। दूसरा, राज्याभिषेक के समय समिति बुलाई जाती थी, किसी राजा का अभिषेक हो रहा है, या किसी युद्ध के मामले में निर्णय लेना है, या फिर किसी बाह्य संकट के समय। इन सब मामलों में किसको बुलाया जाता था? समिति को। कुल मिला के ये सब कार्य राजनीति से जुड़े हैं कि नहीं? तो समिति का जो कार्य होता था वह कैसा कार्य होता था? राजनीतिक। समिति कैसा कार्य करती थी? राजनीतिक। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? क्या सभा और समिति बनेगा? तो गांव में जो प्रबंधकारी संस्था थी वह थी सभा, और गांव का प्रबंधन करने के लिए जो केंद्रीय संस्था थी उसे क्या कहा जाता था? समिति। और इन दोनों को प्रजापति की दो क्या कहा गया? पुत्रियां। और आप बताओ, प्राचीन समय में राजतंत्र था
राजतंत्र था, लेकिन आप बताओ राजतंत्र के साथ साथ प्रजातंत्र है कि नहीं? यहाँ इन सभा समिति में सभी लोग मेंबर हैं कि नहीं? तो ये यूनिक कंसेप्ट है भाई कि प्राचीन समय में राजतंत्र होते हुए भी भारत में प्रजातंत्र के क्या मिलते हैं? ये साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई? तो अभी आपको बातें समझ में आ गई, मैं आपको पीडीएफ से दिखाता हूँ। यहाँ देखना आप लोग, यहाँ पर देखते जाएं, सुने, जब हमने समझ लिया जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे हम देखते जाएंगे। तो मैंने आपको बताया सभा का शाब्दिक अर्थ होता है चमकना, ठीक है ना। अच्छा, इसका अर्थ है इसके जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे? प्रतिष्ठित व्यक्ति। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा बात मैंने बताया इसकी तुलना आधुनिक समय में किससे की जाएगी? राज्यसभा। क्यों? ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और प्रतिष्ठित व्यक्ति किसमें होते हैं? राज्यसभा में। इसकी राज्यसभा से तुलना की जाती है। क्यों? इसमें उच्च, कुलीन अथवा श्रेष्ठ जन होंगे। ऋग्वेद में कितना बार शब्द मिलता है? 8 बार, और अथर्ववेद में 17 बार। और थोड़ा रीजनिंग याद रखना, 8 का डबल करोगे 16 होता है, 16 से एक ज्यादा 17। थोड़ा रीजनिंग करके रखना, 8 का 17। अच्छा, ऋग्वेद में इसे किलवत्पाद कहा गया, मतलब किसका विमोचन करने वाला? पाप का विमोचन करने वाला कहा गया। किस संस्था को? सभा को। जिस भी आपको याद रखना है। और मैंने बताया न्यायिक काम कर रही है, ठीक है ना। अच्छा, इस सभा का जो और नाम मिलते हैं, सभा के जो अन्य नाम है, इसे सप्त संसद या नरिष्ठा भी कहा गया है। ये आपको याद रखना भाई, सभा को क्या कहा गया? सप्त संसद या नरिष्ठा। भाग लेने वाले सदस्य को क्या बोलते थे? सभ्य। भाग लेने वाले सदस्य को क्या कहा जाता था? सभ्य। भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जा रहा है? सभ्य। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी को? और सभ्य कहा जा रहा है, तो आप बताओ इसमें सभ्य से आप बताओ पुरुष जो सदस्य हैं वो क्या है? सभे। पुरुष सदस्य सभे, और जो महिला सदस्य हैं वो क्या है? सभापति। सभापति बनेगा ना। और सभा का संरक्षक कहलाता था सभापाल। ये कुछ फैक्ट याद रखना है। अध्यक्ष मैंने बताया था क्या है? सुजान। अध्यक्ष कौन है? सुजान। सभा का अध्यक्ष कौन कहलाएगा? सुजान। संरक्षक सभापाल आपको याद रखना है। अच्छा, किसका काम करती थी? न्यायालय का। मैंने अभी आपको महाभारत वाला कोटेशन बताया, किसका काम करती थी? न्यायालय का। अच्छा, छंदोगोपनिषद की यह जानकारी याद रखना। छंदोगोपनिषद में क्या कहा गया है कि अनुसार राजा के लिए सभा का इतना महत्व था कि प्रजापति भी इस सभा के बिना अपना कार्य नहीं कर सकते थे। प्रजापति उस समय के देवता हैं, बन जाएगा ना। और यहां पर मैंने लिखा है कि धूत क्रीड़ा के लिए भी सभा का प्रयोग होता था। धूत क्रीड़ा मतलब गैम्बलिंग। और आप मुझे एक बात बताओ कि भाई यदि युधिष्ठिर ने दुर्योधन से सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह भी एक प्रकार गैम्बलिंग है कि नहीं? और उस वह निर्णय कहाँ गया था? सभा में। तो ये गैम्बलिंग से संबंधित कार्य भी देखती थी। ये बात समझ में आ गया ना? कौन देखती थी? सभा। इतने फैक्ट समझ में आए सभी को? अब आ जाओ समिति के बारे में। सभा के बारे में इतना समझ में आ गया, समिति के बारे में सुनना। ऋग्वेद में जो समिति है उसकी चर्चा कितनी बार मिली है? 9 बार, अभी बताया था। और अथर्ववेद में 13 बार। 13 बार। इसकी तुलना आधुनिक किससे की जाती है? लोकसभा। क्यों? इसमें सभी लोग इसके मेंबर हैं, समाज के सभी लोग मेंबर हैं, बन जाएगा ना। तो बनेगा ना, ठीक है। सभा के मुकाबले क्या थी? बड़ी संस्था। क्यों? मैंने आपको बताया ये केंद्रीय संस्था है, राजधानी लेवल पर है, जबकि वो किस लेवल पर थे? गांव, ठीक है। हाँ, राजा स्वयं आप बताओ किसका हिस्सा होगा? सभा का कि समिति का? समिति का। राजा किसका हिस्सा होगा? समिति का। हाँ, इसमें राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर क्या होती थी? चर्चा। समिति के कार्य और लिखें, राज्याभिषेक, युद्ध, राष्ट्रीय संकट जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर अधिवेशन अवश्य बुलाए जाते थे, ठीक है ना। मुख्यतः कैसी संस्था थी? राजनीतिक। मुख्यतः राजनीतिक कार्य करती थी कौन? समिति। और जबकि वह मुख्यतः न्यायिक कार्य करती थी। समिति के द्वारा कई बार किसका चुनाव भी होता था? राजा का। समिति के द्वारा कई बार राजा का चुनाव भी होता था, बनेगा ना। और याद रखना, राजा को निरंकुश बनने से रोकती थी, इसको भी याद रखना। समिति के अध्यक्ष को क्या बोलते थे? ईशान। जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ठीक है ना। हाँ, समिति राष्ट्रीय अकेडमी सेंट्रल लेवल पर है, केंद्रीय संस्था है। तो आप बताओ यह किसकी तरह काम करती थी? राष्ट्रीय अकेडमी के रूप में क्या करती थी? कार्य। तो बना लोगे क्वेश्चन आप सभा और समिति। कुछ बातें और सुनो, यहां पर जो मैं बात बता चुका हूं, प्रत्येक गांव में प्रबंधकारी संस्था क्या होती थी? सभा। बाद में जब राज्य का संगठन हुआ तो एक राजा को कई गांवों का क्या करना होता था? प्रबंधन। और जब कई गांवों का प्रबंधन एक साथ करना है तो कई गांवों का प्रबंधन करने के लिए जो केंद्रीय संस्था बनाई गई इसे क्या कहा गया? समिति। ये बात क्लियर सभी को? यहां पर मैंने बताया अथर्ववेद में याद रखना, पहले किसकी चर्चा है? सभा की, और फिर किसकी है?
समिति की बन जाएगा। अच्छा, एक शब्द और है यहाँ, सभा समिति विदत। इस समय एक और प्रजातांत्रिक परिषद है विदत, लेकिन अपने सिलेबस में विदत को हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन कभी इतना पूछा जाए कि इनका सीक्वेंस, तो सबसे पुरानी विदत है, फिर सभा है, और फिर क्या है, समिति। विदत है, फिर सभा है, फिर क्या है, समिति। और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चर्चा विदत की है। ऋग्वेद में जो विदत की चर्चा है वह मिली है 122 बार। सबसे ज्यादा बार उल्लेख किसका है, विदत का। विदत का तो सबसे पुरानी विदत, फिर सभा, फिर समिति। और सभा समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की क्या कहा गया है, 2 पुत्रियां। मतलब प्रजापति मतलब इनको बनाने वाले ईश्वर है, बनेगा ना। यहां तक की बातें समझ में आ गई सभी को। कुछ विद्वानों के, कुछ विचारकों के इसको लेकर अलग अलग विचार हैं। सभा समिति को लेकर इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं है, तो कुछ जो थिंकर्स हैं वो अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो इनमें से इनको आपको इसलिए याद रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पीएससी ऐसा पूछता भी है, वो आपको लिख के दे देगा और बोलेगा कि इस बात को कहने वाले कौन से विचारक हैं। तो एक है डॉक्टर कीथ। कौन है, डॉक्टर कीथ। डॉक्टर कीथ का कहना है समिति विद्वानों की परिषद है और सभा उसका क्या है, भवन। इनका कहना है कि सभा भवन है, हाउस है, जहां पर विद्वान क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। तो समिति विद्वानों की परिषद है और जबकि सभा उसका क्या है, भवन है। ये किसका कहना था, डॉक्टर कीथ। एक है डॉक्टर लुडविग। डॉक्टर जो लुडविग हैं, इनका कहना है सभा में पुरोहित तथा धार्मिक जैसे उच्च वर्ण के लोग हुआ करते थे, जबकि जिस समिति में जनसाधारण लोग। बन जाएगा ना। कौन बोल रहा है जी, किसका कोटेशन, डॉक्टर लुडविग। जो एक हिल्बराट है, इनका कहना है सभा एवं समिति एक जैसी संस्थाएं थी। सभा का अर्थ उस स्थान से है जहां लोग एकत्रित होते थे, और समिति उस एकत्रित जन समुदाय को कहा जाता था। कुल मिला के जो डॉक्टर कीथ जैसी बात ही डॉक्टर किसने कही है, हिल्बराट ने। बनेगा ना। एक है अल्टेकर। इनका कहना है सभा समिति के अधिवेशन का स्थान नहीं थी। इनका कहना है सभा समिति के अधिवेशन का क्या नहीं थी, स्थान, जो डॉक्टर कीथ बोल रहे थे। वरन अलग अलग संस्था थी। सभा ग्राम संस्था थी और समिति कैसी संस्था थी, केंद्रीय। समिति कैसी संस्था थी, केंद्रीय संस्था। बात समझ आ रही है सभी को। इसके बाद है काशी प्रसाद जायसवाल। इनका कहना है समिति संपूर्ण विश्व की राष्ट्रीय परिषद थी। संपूर्ण विश्व का मतलब है केंद्र लेवल पर संस्था थी। राजा समिति में उपस्थित होता था तथा प्रजा राजा का निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन क्या करती थी। ये किसका कहना है, काशी प्रसाद जायसवाल। तो मैक्सिमम विचारकों के बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि समिति केंद्रीय संस्था थी और सबकी सभा ग्राम स्तर पर क्या थी, संस्था। बनेगा ना। और एक है ऋग्वेद में कहा गया है, ऋग्वेद में एक बात मिलती है, एक आदर्श राजा को समिति में अवश्य जाना चाहिए। एक आदर्श राजा को समिति में अवश्य जाना चाहिए। समिति के सहयोग प्राप्त ना होने पर राजा का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। क्यों, समिति राजा का क्या कर सकती, निर्वाचन और पुनर्निर्वाचन। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, इतनी यहां तक की बात समझ में आई। और याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट बात इसलिए आपके सिलेबस में डाला गया है कि प्राचीन समय में, समझ रहे हैं ना, इतने यूनिक प्रयोग जिनकी तुलना वर्तमान लोकसभा और किससे की जा रही, राज्यसभा से हमें देखने मिलती है। तो राजतंत्र भले ही था, मोनार्क सिस्टम भले ही था, लेकिन समिति का होना प्रजातांत्रिक विचार है कि नहीं। हम आज बताओ, जो देश का प्रमुख है, हम देश का प्रमुख, मान लो देश के प्रमुख जिनके पास पावर है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब आप मुझे एक बात बताएं कि प्राइम मिनिस्टर को हम चुनते हैं कि नहीं, वर्तमान में हम प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं कि नहीं। यदि प्राइम मिनिस्टर सही से कार्य नहीं करेंगे तो व्यक्ति क्या करता है, अगले प्राइम मिनिस्टर को चुन लेगा। और उस समय भी आप बताओ, यह समिति किसका चुनाव कर रही है, राजा का। राजतंत्र है, राजा के पास पावर है, लेकिन उस राजा को बनाने वाली कौन है, समिति। तो वर्तमान पार्लियामेंट आप बोल सकते हो कि नहीं, मतलब 3 चीजें हो गई, लोकसभा, लोकसभा हो गई आपकी समिति, राज्यसभा हो गई क्या, सभा, और राष्ट्रपति समझ लो राजा। इतनी बात समझ में आई। यूनिक प्रयोग है। और आपको इनको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो शुरू की बात मैंने आपको बताई थी। और वैसे मुझे लग रहा है इतने में सब चीजें याद तो आपको हो ही गई होंगी, बस आपको रटना नहीं है। इन चीजों को समझ के करोगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से हमेशा बन पाएंगी। इन फैक्ट को याद रखना है। यहां पर मैंने बताया इसके प्रतिष्ठित व्यक्ति या वृद्धजन या उच्च वंश के लोग होते थे। जैसे सभा, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जैसे मैंने बोला आज जबलपुर में किसी की सभा लगी या दिल्ली में किसी की सभा लगी, मान लो मोदी जी की सभा है। जब हम सभा में जाते हैं, हम खुद कार्य करते हैं कि जब दूसरा व्यक्ति बोलता है उसे सुनते हैं। किसी बड़ी सभा में जाते हैं, जब प्रतिष्ठित व्यक्ति या वृद्ध व्यक्ति या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा होता है, हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं, सुनते हैं सभा में।
तो इसमें आप बताओ प्रतिष्ठित व्यक्ति है कि नहीं। और जबकि समिति की बात करें, जैसे हम गणेश जी रखते हैं, गणेश जी हमने बना ली गणेश उत्सव समिति, तो गणेश उत्सव समिति यदि आपने बनाई है और आप गणेश उत्सव समिति के मेंबर हो, तो आप खुद कार्य करोगे कि नहीं भाई। जब समिति में व्यक्ति स्वयं कार्य करता है कि नहीं, तो आप बताओ इसमें हम सभी लोग काम कर रहे हैं कि नहीं। इसमें मेंबर इसलिए बताओ कौन है, समाज के सभी लोग इसके क्या है, मेंबर है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो इतना जो था वह किसके बारे में था, सभा और समिति के बारे में। ठीक है, तो कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे वर्ण आश्रम के बारे में, जो आपके सिलेबस का अगला पॉइंट। मिलते हैं कल, आज के लिए जय हिंद।